नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सीटेट के प्रीवियस ईयर को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी साथी एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो साथी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने और समझे। समझ बढ़ने के साथ ही आपके नंबर भी बढ़ेंगे और आप सीटेट बड़े ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाई भी करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। सीटेट की परीक्षा जो कि 2024 में कंडक्ट करवाई जाएगी उसको ध्यान में रखते हुए ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और उन क्वेश्चंस को बड़े ही डिटेल में समझा है, उनकी ऑप्शन को भी समझा था। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इनकी सभी ऑप्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि अगर आप एग्जाम में बैठें तो आपका कोई भी जो प्रश्न है वो रुके नहीं, सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से आप सॉल्व कर पाएं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिवेलिंग मिसकंसेप्शन अबाउट सोशल साइंस। ये भी पैडागोजी का ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। मतलब जब भी हम एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो इसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स के द्वारा बना लिया जाता है, तो उन्हीं में से आपको इन सभी चीजों को पढ़ना है और आपने बताना है कि कौन सी मिसकंसेप्शन जो लोगों के द्वारा बना ली गई हैं। तो देखते हैं। पहली ऑप्शन में लिखा है इट इज अ नॉन यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट, कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। इसका मतलब ये कि एसएसटी जो सब्जेक्ट है इसका असल जिंदगी में कोई भी काम नहीं है, ये बस फालतू का सब्जेक्ट है। ऑप्शन ए के मुताबिक हम ये समझ पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। नेचुरल साइंस आर सुपीरियर टू द सोशल साइंस, कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। नेचुरल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, जो चीजें भौतिक होती हैं। अगर हम एसएसटी की बात करें तो इसमें हम जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं सोशल साइंस में। बट नेचुरल साइंस में हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो भौतिक रूप से हम जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं। सो इन्होंने ये बात बताई है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन नंबर सी में बात कही जा रही है कि इट रिवॉर्ड्स मेमोराइजेशन ऑफ सुपर प्लस फैक्ट्स। इसमें यह बात बताई गई है कि यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। इसका मतलब यह है कि एसएसटी में हम सिर्फ रट्टाफिकेशन पर जोर देते हैं या फिर जो स्टूडेंट रट्टा लगाने में माहिर होता है उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं या फिर उसको हम रिवॉर्ड देते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और चौथी ऑप्शन में इन्होंने कहा है द ओनली जॉब ऑप्शन ओपन टू स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन द सोशल साइंस इज इन एकेडमिक्स। इन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में ही हैं। इसका मतलब यह है कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट में करियर बनाना चाहते हैं। तो ये कुछ कह सकते हैं मिसकंसेप्शन थी। अभी आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन जो कह सकते हैं कि जो हम भ्रम में रहते हैं या फिर ये जो धारणाएं बनाई गई हैं ये सभी गलत बनाई गई हैं। तो आपने बताना है कि कौन सी वो मिसकंसेप्शन है। ABC है, BC है, ABCD है या फिर ACD है। अगर हम एसएसटी सब्जेक्ट की बात करें, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को भूल जाते हैं, तो एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या राय होती है कि एसएसटी सब्जेक्ट तो ऐसे ही है, इसमें बस रट्टाफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और ऑप्शन नंबर सी में भी यही बात कही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि मेमोराइजेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ऐसा कुछ। तो ये बात बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन तो है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें कि इट इज एन नॉन यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट, कि ये एक गैर उपयोगी सब्जेक्ट है। पेरेंट्स कहेंगे कि एसएसटी सीखने के बाद बच्चा क्या करेगा, मतलब एसएसटी तो ऐसी सब्जेक्ट है, मतलब हम साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, मैथ का यूजेस है, इंग्लिश का है, बट एसएसटी किसी काम का नहीं है। बट अगर हम आज के टाइम में देखें तो एसएसटी सब्जेक्ट बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम
आज की डेट में बात करें तो इसमें हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ वगैरह जो बनाई जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर जो हमारे संबंध है दूसरे देशों के साथ, बिजनेस की जो बातें हैं, ये सब किन चीज़ों में पढ़ते हैं? हम सोशल साइंस में ही तो पढ़ते हैं। सो ये भी एक मिसकंसेप्शन तो है। ऑप्शन नंबर बी को देखें कि नेचुरल जो साइंस होती है इसको सुपीरियर माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। वो सोशल साइंस की इंपॉर्टेंस को लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी भी मिसकंसेप्शन है। अगर आप डी में देखें तो क्या जो बच्चे हैं वो सिर्फ एसएसटी में करियर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एसएसटी के करियर में बनाने के बाद हमारे पास और भी काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। 60 से 70% जॉब आजकल कहां पर है? आर्ट्स स्ट्रीम करने वाले स्टूडेंट्स ही तो लेते हैं। सो डी भी क्या है? एक मिसकंसेप्शन है। ये जो सारी चारों बातें बताई गई हैं इसमें कोई सच्चाई तो नहीं है, ये सब लोगों ने धारणाएं बना दी हैं। सो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा लगता है, कौन सा सही है? सो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, इसमें चारों पॉइंट्स आ जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, ए टू डी की यहां पर बात की गई है कि आपने ए बी सी डी को देखना है। ए बी सी डी को देखने के बाद आपने देखना है कि लॉन्गिट्यूड्स लिखा है, ग्लोब, इंसुलेशन, लैटिट्यूड्स, देशांतर, ग्लोब, आतपन, अक्षांश। अब आपने बताना है कि व्हाट शुड A child have prior knowledge about the understand the concept of torrid zone। आपने अगर ज्योग्राफी की क्लासेस लगाई हैं तो आपको टॉरिड जोन के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता फिर भी आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉरिड जोन के बारे में भी बताऊंगा और इमेज भी दिखाऊंगा उसकी। सो टॉरिड जोन होता क्या है? अगर आप बच्चों को टॉरिड जोन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, एक बार हम हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो आपको बताना है ACD, BCD, ABD या फिर ABC। इसका मतलब ये कि एक ऑप्शन इसमें ऐसी होगी जिसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं भी होगी फिर भी हम क्या कर सकते हैं, फिर भी हम बच्चों को कह सकते हैं या समझा सकते हैं टॉरिड जोन के बारे में। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसी ऑप्शन होगी जिसका कोई भी संबंध टॉरिड जोन से नहीं होगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, ग्लोब क्या होता है, इंसोलेशन क्या होती है और लैटिट्यूड के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं इस स्लाइड को क्या करूंगा, इस स्लाइड को पहले मैं ऑफ करूंगा और आपके सामने एक पिक्चर ओपन करूंगा। आप ये फोटो देख पा रहे हैं? फोटो में जो आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख पा रहे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप यहां पर देख पाते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम टॉरिड जोन कहेंगे। मतलब ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला जितना हिस्सा है इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। अगर आप बच्चों को ये चीज पढ़ाने जा रहे हो तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या चीजें पता होनी चाहिए? ऑप्शन को हम दोबारा देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए कि यहां पर लॉन्गिट्यूड्स की बात कही गई है। देशांतर, आपको पता है देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर के साथ आपको लैटिट्यूड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम देशांतर की बात कर लेते हैं। देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो यहां से ऐसे आएंगी, ऊपर से नीचे आएंगी, जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात कहें तो आपको जितनी यहां पर रेखाएं दिख रही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में बात करूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आप कर्क रेखा बोलते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को आप मकर रेखा बोलते हो। सो इन दोनों रेखाओं को हम क्या कहेंगे? ये सब क्या है? ये सब लैटिट्यूड लाइंस हैं जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? जिनको आप कहते हैं लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखाएं। सो अक्षांश रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए अगर आप बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप बच्चों को टॉरिड जोन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, उष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ग्लोब के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आपको ग्लोब तो पता है ना, वो एक्यूरेट कह सकते हैं कि मॉडल होता है हमारी धरती का। सो ग्लोब के बारे में भी पता होना चाहिए, इंसोलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो जो सूरज की किरणें पड़ती हैं इस वाले एरिया में, तो मतलब सूरज की रोशनी सीधा इन जोन में पड़ती है और यहां पर सारा साल ही क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। सो बिल्कुल इसके बारे में भी पता होना चाहिए बच्चों को। बट अगर हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स की, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, अगर देशांतर रेखाओं के बारे में
स्टूडेंट्स को ना भी पता होगा, फिर भी हम कह सकते हैं कि टॉरेट जोन हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, यहाँ पर एक आधी इमेज हमें मिल जाएगी जिसके बारे में आपको बता देता हूं। ये आप देख सकते हैं ग्लोब की फोटो है। ये क्या है, ये ग्लोब की फोटो है। अभी मैं आपको देशांतर जो रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स लाइन जिसे कहते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूं। ये लॉन्गिट्यूड्स लाइन है। सो लॉन्गिट्यूड लाइन का क्या लेना देना जब आप बच्चों को टॉरेट जोन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप था। अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाते, आपने ज्योग्राफी की क्लासेस लगाई हुई हैं, तो इस पर क्वेश्चन का जो आंसर था वो बहुत ही अच्छे ढंग से दे पाते। सो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका बी सी डी होगा। ए तो है नहीं। अब आप जिस भी ऑप्शन में ए को देखोगे उसे एलिमिनेट कर दोगे। सो ऑप्शन एक में भी ए है और बी में नहीं है, सी में भी है और डी में भी है। सो आपका सही जवाब क्या बना, आपका सही जवाब बन गया बी सी डी। ग्लोब इंसुलेशन लैटिट्यूड्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आप बच्चों को टॉरेट जोन के बारे में पढ़ाने जा रहे हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि आपने इन स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद जो सही जवाब बनता है आपने वो देना है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं असर्शन के बारे में, उसके बाद हम रीजन देखते हैं। द चेंज इन नोमेनक्लेचर फ्रॉम सिविक टू पॉलिटिकल साइंस वाज टू ब्रिंग बैक द फोकस टुवर्ड इशू ऑफ कंटेम्पररी इंडिया। कंटेम्पररी इंडिया, हम समकालीन भारत के बारे में बात करते हैं, आज के भारत के बारे में बात करते हैं। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान की बात कही जा रही है कि नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। सो ये बात ठीक लिखी है। मैंने जवाब नहीं देना था, बट चलो देखते हैं रीजन में क्या लिखा है। सिविक्स अपीयर्ड इन द इंडियन स्कूल करिकुलम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इंक्रीजिंग डिसलॉयल्टी अमंग इंडियन टुवर्ड्स द ब्रिटिश राज, कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। सो ये बात ठीक लिखी है। ऑप्शन जो अभिकथन ए दिया गया है ना, इसकी कह सकते हैं कि जो रीजन दिया गया है ये बिल्कुल ठीक दिया गया है। सो इसका जो सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि जो आपने बात कही कि ये दोनों बात तो बिल्कुल सही कही गई है, और जो ए की जो असर्शन दी गई थी, आर में जो रीजन दिया गया था, ये बिल्कुल ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। सो ऑप्शन नंबर आप 4 को लगाएंगे टिक, और हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पढ़ेंगे बड़े ही ध्यान से और समझेंगे भी। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड हेल्प चिल्ड्रन टू क्रिटिकली थिंक अबाउट वुमेन्स वर्क इन सोसाइटी, कि निम्नलिखित में कुछ ऑप्शन दी गई हैं जिनमें गतिविधियों की बात कही गई है कि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। तो आपको क्या लगता है कि क्रिटिकली थिंक अबाउट वुमेन्स वर्क इन सोसाइटी, तो कौन सी एक्टिविटी ऐसी होगी जिनमें बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी। पहले ऑप्शन को देखते हैं, आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट स्लोगन्स एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहेंगे। कि जो विद्यार्थी होंगे उनमें हम कहेंगे कि आपने क्या करना है, महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व को कि हमने दिखाना है, इंपॉर्टेंस को दिखाना है कि दोनों जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं दोनों बराबर हैं। इसके लिए आपने स्लोगन लिखने हैं, नारे लिखने हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर बच्चा ऐसा करेगा तो बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो उसकी आलोचनात्मक सोच है, जो इस प्रश्न में भी लिखा हुआ है, क्या वो उसकी सोच डेवलप हो पाएगी? हो पाएगी तो आपने इस ऑप्शन को जवाब में लिखना है, अगर नहीं हो पाएगी तो आप इसको रिमूव कर दोगे। ऑप्शन नंबर बी को देखो, आस्किंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व हाउ मच लेजर टाइम मैन एंड वुमेन हैव रिस्पेक्टिवली एंड टू थिंक अबाउट व्हाट दैट इज सो, कि विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहेंगे कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, और इसके बारे में विचार करने को कहेंगे कि मान लीजिए कि एक परिवार में अगर कोई पुरुष है और महिला है, उन दोनों को कितना टाइम मिलता है, कि महिला कितना टाइम आराम कर पाती है या फिर पुरुष कितना टाइम आराम कर पाते हैं। अगर दोनों नौकरी करते हैं तो कितने टाइम नौकरी करते हैं, और आराम की बात करें तो आराम कितना कर पाते हैं। इसका आपने क्या करना है, इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। इसके बाद इन्होंने लिखा है थर्ड पॉइंट में, शोइंग देम डाटा रिगार्डिंग हाउ मेनी गर्ल्स स्टूडेंट गेट टू अटेंड स्कूल एंड आस्किंग देम टू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट दैट माइट हैव ऑन देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। हम इसमें क्या करेंगे, बच्चों को कुछ डाटा दिखाएंगे। किस बारे में डाटा दिखाएंगे, कि कितनी लड़कियां स्कूल में जाती हैं, और उनसे पूछेंगे कि इसका क्या प्रभाव
पड़ेगा अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें। और मैक्सिमम देखा जाता है कि काफी बार लड़कियां स्कूल नहीं जाती, तो बच्चे इस बात को भी नोटिस करेंगे। तो आप बताएं कि इनमें से जो ए बी सी ऑप्शन मैंने बताया आपको, इन तीनों में से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें आपको लगेगा कि बच्चे जो होंगे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, हम इसको करेंगे एलिमिनेट, क्योंकि इसमें सिर्फ स्लोगन लिखने की बात कही गई है। स्लोगन लिखने में कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने वाली है? इसमें बच्चे की कोई भी आलोचनात्मक थिंकिंग नहीं डेवलप होगी। सो ऑप्शन हम ए को काट देंगे और बी और सी की बात करें। अगर ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से पढ़ें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो पुरुष और महिलाओं के बीच में तुलना करने के लिए कहा जाएगा किसी बच्चे को, उसमें जो लड़का होगा कोई लड़की होगी, उसमें वो तुलना करेगा इन दोनों को कि अगर पुरुषों को ज्यादा समय आराम करने के लिए मिलता है तो क्यों मिलता है, क्योंकि उनके पास जॉब है, या फिर महिलाओं को अगर आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता तो वो सारा दिन घर का काम करती रहती होंगी। सो इस तरह जब थिंकिंग करेगा बच्चा तो इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। सो बी ऑप्शन तो बिल्कुल होने वाला है इस ऑप्शन में। और ऑप्शन नंबर 3 और 1 में ही सिर्फ बी ऑप्शन है। इसके बाद हम ऑप्शन सी को देखते हैं, तो इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाएंगे। तो इससे बच्चा जो होगा ये भी क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा कि लड़कियां स्कूल में जा रही हैं, अगर कम जाएंगी तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी। सो इन सभी चीजों को भी वो क्रिटिकली सोच पाएगा। और जहां पर जवाब सी होगा, इसका मतलब वो जवाब क्या होगा, वो जवाब भी बिल्कुल सही होगा। सो आपको बी और सी ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका ये बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी और सी को आप लगा देंगे टिक। और इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन सी बात कही गई है। इसमें बात कही गई है सरकार की। While taking a class on the topic of government, आप बच्चों को सरकार के बारे में पढ़ा रहे हैं। Which of the following question can you pose to student to encourage both social awareness and critical thinking skill in them? आपने शासन व्यवस्था के बारे में बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते आपने क्या कहा कि विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल पैदा करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आप कौन सा प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, अभी आपको बताना है इसमें कौन सा जवाब सही होने वाला है। सभी ऑप्शंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। लिस्ट आउट 3 डिफरेंस बिटवीन अ मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध करेंगे। इसका क्या मतलब है कि हम 3 जो डिफरेंस होंगे, मोनार्की क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, उसके बारे में जो भी 3 डिफरेंस होंगे या फिर अंतर होंगे उसको हम लिख देंगे। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है कि व्हाट आर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, जिस सरकार को हम चुनकर भेजते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये पूछा गया है। या फिर कह सकते हैं कि उनके क्या फीचर्स होते हैं, विशेषताएं वगैरह के बारे में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है वी सॉ how the pandemic had disproportionately placed the burden of healthcare on doctors and frontline workers. Do you think any protest organized by them demanding better working condition from the government is justified? Support your answer with reasons. कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित दीजिए। तो इसमें मेनली कोरोना पेंडेमिक की बात कही गई है और क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसके बाद चौथे में लिखा है कि यू हैव बीन नोटिसिंग फॉर क्वाइट सम टाइम दैट द एरिया नियर योर हाउस गेट्स फ्लडेड एवरी टाइम इट रेन्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। यहां पर आपके एरिया की बात कही गई है कि वर्षा ऋतु में आपके एरिया में बारिश होती रहती है, तो आसपास ना काफी ज्यादा फ्लड आ जाता है, पानी भर जाता है। तो आप पड़ोसियों के मिलकर आप किसके पास जाएंगे? आप स्थानीय सरकार के पास जाएंगे, राज्य या केंद्र में किस स्तर पर जो शासन व्यवस्था होगी आप इसके पास जाएंगे, किसके पास शिकायत करेंगे? सो इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन से क्वेश्चन में आपको लगेगा कि बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सबसे ज्यादा डेवलप होने वाली है। ये भी कह सकते हैं एक पैडागोजी का ही प्रश्न है। सो इसमें जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, एलिमिनेट कर देते हैं हम।
इसमें सिर्फ लिस्ट बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 में तो कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने ही नहीं वाली। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि सिर्फ विशेषताएं लिख दो, तो इसमें भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होगी, जो बच्चे को याद होगा वही लिख देगा। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, इसमें तो बस ये पूछ लिया ना कि ये समस्या थी, अब आप जाओगे किसके पास, वो बोल देगा कि भाई हम स्थानिक सरकार के पास जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो ये भी जवाब नहीं होगा। बट अगर आप तीसरे ऑप्शन को देखोगे, इसमें बच्चे की जो आलोचनात्मक थिंकिंग है, सोच है, वो विकसित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पर बच्चा अपना तर्क लगाएगा कि ये पैंडेमिक के टाइम में अगर डॉक्टर वगैरह जो थे उनकी क्या हालत थी, तो उनको क्या धरना वगैरह देना चाहिए या फिर प्रदर्शन करना चाहिए अपने लिए, तो बिल्कुल ये तो ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद बच्चा सोचेगा, अपने तर्क देगा, काफी सोच विचार करेगा, अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा। सो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही जवाब है, इसी को आप लगाएंगे टिक। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे पूछा गया है अ टीचर राइट्स एक्सपेक्टेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर हर लेसन प्लान एज, कि टीचर ने क्या किया है, एक शिक्षिका है, अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो बेसिकली इसमें ना एक क्वेश्चन पूछेंगे हम। क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे? इसमें कंपैरिजन करेंगे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर अ वीकली मार्केट विद अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उसके साथ कंपैरिजन करेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा कि बच्चे अपना क्या प्रदर्शित करने में मतलब सफल हो पाएंगे, मतलब क्या इनको प्रदर्शन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस या फिर नॉलेज, अनुप्रयोग, समझ, विश्लेषण या फिर ज्ञान। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि साप्ताहिक बाजार कब खुलते हैं, शॉपिंग बाजार जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कब खुलते हैं, कीमतें क्या होती हैं, परमानेंट कौन से होते हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग तो नहीं आएगी, ना ही इसमें आपने कोई पहले वाली नॉलेज को इंप्लीमेंट किया है, इसमें कोई जानकारी भी नहीं है, क्योंकि आप इसमें विश्लेषण करने का काम कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका जवाब सही होगा। एनालिसिस होगा, विश्लेषण कर रहे हैं आप। अगर आप दो चीजों में कंपैरिजन करेंगे तो आप सोच विचार करेंगे ना, दोनों चीजों को कंपैरिजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टेस्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, कि इंडियन फेडरलिज्म की बात कही जा रही है। क्या बात कही जा रही है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? अब बताएं आप कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें फेडरलिज्म की बात कही गई है, संघवाद की बात कही गई है। बच्चों को फेडरलिज्म के बारे में पता है कि नहीं पता है, तो आप कौन सी असेसमेंट क्वेश्चन को पूछना चाहेंगे? क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संक्षिप्त विवरण लिखिए। दूसरे में लिखा है व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर फंक्शंस, कि उनके फंक्शन क्या हैं, शासन व्यवस्था के 3 स्तर बताइए, उनके कार्य बताइए। 3 में लिखा है कि व्हाट डू यू थिंक माइट हैपन इफ वी डिड नॉट हैव एनी स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल डिसीजन वर मेड एट द सेंटर, कि आपको क्या लगता है कि अगर हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते तो क्या होता। और लास्ट में डिफाइन फेडरलिज्म, की संघवाद को परिभाषित करें। तो इसमें हमने करना क्या है, हमने ये देखना है कि फेडरलिज्म की जो बात कही गई है कि बच्चे को फेडरलिज्म के बारे में पता है कि नहीं पता है, इसके बारे में टेस्ट करना है। तो आप कौन सा इसमें प्रश्न पूछना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए में तो बस ये ऑर्गन्स के बारे में पूछ लिया है, तो इसमें शॉर्ट नोट लिखना है। ये तो ऑप्शन गलत कर देंगे हम। और जो फेडरलिज्म की बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती हैं, शक्तियों का बंटवारा होता है, उसके बारे में भी इसमें नहीं पता लग पाएगा, जो कि हमने क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो इसमें भी सिंपली 3 लेवल की सरकारों के बारे में बताया जाएगा, उनके फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा। अगर आप ऑप्शन 3 को देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव होगा। इसमें यह पूछा गया है कि क्या होगा अगर जो स्टेट है, लोकल बॉडीज हैं,
तो ये डिसीजन ना ले पाए, सेंटर सरकार डिसीजन लेने लगे, तो इसमें पता लगेगा, इसमें जो बच्चा होगा उसके नॉलेज के बारे में पता लगेगा कि बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो इस प्रश्न का जवाब अच्छे से दे पाता है तो हमें पता लग जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है इसके बारे में। और बच्चा क्या करेगा, इसके बारे में सोचना शुरू कर देगा, अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है और जो भी उसकी समझ होगी उस हिसाब से वो इसका जवाब देगा। और इसका जो जवाब होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फेडरलिज्म जो है वो काम कैसे करता है, शक्तियों का बंटवारे के बारे में, ये सभी चीजें वो क्या कर पाएगा, समझा पाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 को आप करेंगे टिक और चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कि आपको क्या लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर गिवन बाय योर स्टूडेंट्स इंडिकेट अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। इसका मतलब यह है कि 3 ऑप्शन तो ऐसी हैं, मतलब 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको इस प्रश्न का जवाब आता था और उन्होंने जवाब भी बिल्कुल सही दिया। और क्वेश्चन क्या था कि एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है, समझ लो भारत देश ही है, उसको संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो 4 जो विद्यार्थी थे उन्होंने जवाब दिया। अब आपने ऑप्शंस को पढ़ना है और इस प्रश्न का जवाब देना है। एक स्टूडेंट था सी नाम का, उसने जवाब दिया अ कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल ग्रुप्स। स्टूडेंट सी नाम का लड़का था, उसने जवाब दिया कि संविधान क्या करता है, एंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह का क्या मतलब है कि कोई ताकतवर समूह अशक्त समूहों पर, कोई कमजोर समूह भी हो सकते हैं, उन पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। क्योंकि हमारे संविधान में क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और जो माइनॉरिटीज हैं या फिर कह सकते हैं कि कमजोर वर्ग हैं उनके लिए कुछ शक्तियों का प्रावधान भी किया गया है, उनको रिजर्वेशन वगैरह भी दी गई है। सो कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने सुनिश्चित किया है कि कोई प्रबल ग्रुप क्या नहीं कर सकता, अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता जो कम पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस अ सेट ऑफ रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री इज टू बी गवर्न्ड। कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं तो यहां पर लिखा है अ कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। विद्यार्थी डी ने कहा कि संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध हो। इसमें बात कही जा रही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स दिए गए हैं जिनमें माइनॉरिटीज का पूरा ध्यान रखा गया है कि उनको किसी भी चीज से क्या ना रखा जाए, उनको किसी भी चीज से उनको वर्जित ना किया जाए। तो ये बात लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट डी। बट स्टूडेंट ए ने क्या जवाब दिया, स्टूडेंट ए ने कहा कि अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय अवर पॉलिटिकल लीडर्स। कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा जो जवाब होगा वो सही होने वाला है। मैं आपको सीधा सही आंसर के बारे में बताऊंगा और वो आंसर सही क्यों है इसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, मतलब कि जो आपका स्टूडेंट ए था ना, उसने कह सकते हैं कि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको समझ नहीं है। कह सकते हैं कि जो हमसे प्रश्न पूछा गया था, हमने डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में पूछा था कि संविधान की जरूरत क्यों है। तो पहले 3 स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बट जो चौथे स्टूडेंट ने जवाब दिया ना, इससे हम ये पता लगा पा रहे हैं कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है वो नहीं समझ में आता। क्योंकि इसने क्या बताया, इसने शक्तियों के बारे में बताया, चेक्स एंड बैलेंस के बारे में बताया। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है उसने ये नहीं बताया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इन स्टूडेंट्स को तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है कि हमारे देश को क्यों जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। बट स्टूडेंट 4 ने डायरेक्टली जवाब नहीं दे पाया, जिसकी वजह से हम ऑप्शन नंबर 4 को लगाएंगे सही। इसके साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन।
कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ेंगे और सही जवाब देंगे। एक स्क्रैप बुक है। बचपन में आपने काफ़ी सारी स्क्रैप बुक बनाई होगी, मैंने भी बनाई थी। नवोदय स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम स्क्रैप बुक्स वगैरह बनाते थे, कटिंग करते थे, अखबार से कटिंग करते थे। फोटो लगाने के बाद हम नीचे कुछ जानकारी लिख देते थे, कुछ इमेजेस बना लेते थे। तो इस तरह से हमने स्क्रैप बुक तो बहुत बनाई है। स्क्रैप बुक इज एन effective way of making students learn about the different type of vegetation present in various regions of the world through pictures। इन्होंने कहा है कि हम स्क्रैप बुक की मदद से विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग जो क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उसको समझाने के लिए कह सकते हैं कि स्क्रैप बुक है वो बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। इसके बारे में इन्होंने बाद में लिखा कि रीजन जो दिया है इसका कि स्क्रैप बुक मस्ट बी असेस्ड ओनली बाय द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल यूज्ड इन इट, कि एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक जिसकी बात कही गई है का मूल्यांकन, रीजन हमने देख रहे हैं कि मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो ये जवाब आपको क्या लगता है जो इन्होंने अभी कथन दिया है, क्या इसका कारण सही है? देखते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ठीक है कि स्क्रैप बुक की मदद से हम अलग अलग फोटोज वगैरह लगा देंगे, तो इससे बिल्कुल ये कारगर तरीका है इन चीज़ों के बारे में समझने का। बट ऑप्शन नंबर जो आर में दिया गया है, जो रीज़न दिया गया है, ये गलत है। अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, कोई हमने मॉडल बनाया, खर्चा तो उसमें भी आ जाता है, बट हम क्या खर्चों को देखते हैं? खर्चों को नहीं हम देखते, हम ये देखते हैं कि जो चीज़ बनाई गई है उससे बच्चे को समझ कितना आ रहा है। सो ये बड़ा ही इररिलेवेंट सा पॉइंट बन जाता है कि यहां पर कॉस्ट मेंशन की गई है। सो ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है, बट जो रीजन दिया गया है ये बिल्कुल ही गलत रीजन है। सो ए इज ट्रू, बट कह सकते हैं कि जो आर है वो फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर आप ए के साथ चलेंगे, ए फर्स्ट ऑप्शन को आप टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं है। चलते हैं आज के 50 क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है। पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन स्टूडेंट बी आस्क्ड इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर फैक्चुअल नॉलेज, कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नॉलेज ऑफ टर्मोलॉजीज, पारिभाषिक शब्दावली के ज्ञान, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज की वर्गीकरणों और श्रेणियों के ज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रैटेजिक नॉलेज, रणनीति ज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, विषय विशेष कौशल का ज्ञान। तो आपने बताना है कौन सा जवाब सही होगा। आप करना क्या चाहते हैं, आप क्वेश्चन पूछकर, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछकर उनकी फैक्चुअल नॉलेज को चेक करना चाहते हैं। फैक्चुअल नॉलेज क्या होती है? जो तथ्यात्मक ज्ञान है। भारत को आज़ादी कब मिली, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, केंद्र में जो शिक्षा मंत्री है उनका क्या नाम है। अगर मैं आपको ऐसे प्रश्न पूछूंगा तो ये सब क्या है? ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। या फिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, इसके बाद हम भारत का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, एरिया है वो कितना है। तो ऐसे जो सभी क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं? फैक्चुअल नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हमने इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन पूछा, कैसे प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चों की फैक्चुअल नॉलेज चेक की जा सके? क्या हम नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछेंगे, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, या फिर नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज, स्ट्रेटेजिक नॉलेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो इसमें तो कह सकते हैं कि नॉलेज के साथ साथ थिंकिंग की भी जरूरत पड़ेगी ऑप्शन नंबर 4, 3 और 2 में। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसमें कह सकते हैं सीधी स्टैटिक नॉलेज की ही जरूरत पड़ेगी, फैक्चुअल नॉलेज की। जैसे हमने पूछ लिया कि बताइए डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के बाद मैंने पूछ लिया बताइए तानाशाह कौन होता है। तो ऐसे जब प्रश्न पूछे मैंने, तो ये कौन से क्वेश्चन हैं? ये नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजीज वाले क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्दावली वाले क्वेश्चन है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्लास ज़्यादा लंबी ना चली हो। कल हम फिर से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप इन वीडियोज़ को पसंद करते हैं, आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारा पढ़ाया समझ आ रहा है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में 2-4 शब्द भी जरूर लिखें हमारे चैनल के लिए और हमारी मेहनत के लिए। और एग्जाम टाइम तक मैं आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूंगा। हो सके तो दिन में 2 से लेकर 3 वीडियोस भी प्रोवाइड करवानी स्टार्ट कर दूंगा। बट आपने बस अपना साथ बनाए रखना है। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।